जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है जी कैबरी रास का और इसकी रिक्वायरमेंट देखिएगा ज़रा। कैलकुलेट द इक्वलेंट एनुअल कॉस्ट ऑफ द 3 years and 4 years replacement intervals for the beast and the advice कैबरी रास कंपनी which replacement interval to adopt। 11 नंबर जो है वो इसके थे। डिस्कस व्हाई रिप्लेसमेंट इंटरवल डिसीजन शुड बी बेस्ड अपॉन इक्वलेंट एनुअल कॉस्ट। उसके बाद वो कह रहा है Cabreras is a construction company. It uses a large earth moving vehicle called the Beast to prepare foundation for the building. It needs to decide whether the cheapest replacement interval for the Beast is 3 or 4 years. आपने इसमें से डिसाइड करना है कि 3 years के बाद रिप्लेसमेंट करेंगे या 4 साल के बाद करेंगे। The following details are available. C company purchased the Beast from the manufacturer $800,000. कितनी कॉस्ट की है जी आपको? 800,000 payable 1 year after the delivery. Its resale value will fall by 40% of the purchase price. इसकी जो resale value है वो क्या होगी? Decrease करेगी 40% से. At the end of its first year of operation, the resale value will then reduce by 25% of its previous year's value for its each further year of operations. और ये further जो है 25% से reduce करती जाएगी. ठीक है। Yearly maintenance cost are 20,000 at the end of the first year of operation. ये आपकी जो maintenance cost है, rising by 5% per year. Maintenance cost must be provided for the year in the year of sale. Year of sale में भी आपने लेनी है. Fuel cost are 28,000 in the first year, rising by 5,000 for each year of operations. ठीक है। If the Beast is operated beyond 3 years, it is subject to a government safety and carbon emission test. The test would be paid for and would take place at the beginning of the 4th year of operation. Corrections of any faults discovered by it, the test is mandatory. There is 80% chance that the test and the remedial work will cost 50,000 and 20% chance is 120,000. अब आपकी जो कॉस्ट है ये प्रोबेबिलिटी दी हुई है, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 50,000 भी कॉस्ट हो सकती है, उसका 80% चांस है, और 120,000 भी हो सकती है, उसका चांस कितना है? 20% है। द Cabreras कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 8%। अब अगर आप इसका सोल्यूशन देखें साइड बाय साइड पे, तो सबसे पहले तो हमारी इनिशियल कॉस्ट है, कितनी है जी? 8 लाख की। ठीक है, ये 8 लाख रुपया हमारा जो है वो इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है जी? मेंटेनेंस कॉस्ट वो कह रहा है 20,000 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, राइजिंग बाय 5% पर ईयर। अब 20,000 है जी आपकी यहाँ पे, और उसके बाद क्या होगी? 20,000 ऐड हो जाएगी, राइट जी। उसके बाद आपकी ये 5% से इंक्रीज कर रही है ना, पिछले साल की कॉस्ट को आप अगले साल की, यानी कि आप पिछले साल की 5% इंक्रीज आप करके देखेंगे। फ्यूल कॉस्ट कितने से बढ़ रही है? 5-5 हज़ार से बढ़ रही है। ठीक है, 5-5 हज़ार से ये बढ़ रही है। उसके बाद स्क्रैप वैल्यू कितनी होगी जी? स्क्रैप वैल्यू कितनी होगी? हाँ, ये 8 लाख का 40%, ये रिमेनिंग 60% ही बनेगा ना। उसके बाद क्या होगा? 25% हर साल गिरेगी पिछले साल से। ठीक है, ये कब होगा? ये जो बात कर रहा है, ये आपकी बात कर रहा है रीसेल वैल्यू विल फॉल 40% ऑफ द प्रीवियस ईयर सेल्स, और 3 साल पे आपने देखना है या 5 सालों पे देखना है, राइट? 4 सालों पे देखना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगर यहाँ पे हम बात करें 2,70,000 की, तो ये ईयर 3 के एंड पे कितनी रीसेल वैल्यू होगी हमारी? 2,70,000। और अगर आप ईयर 4 की बात करेंगे तो 2,02,500 होगी। तो यहाँ पे हम चूंकि 3 इयर्स की बात कर रहे हैं, तो ये 2,70,000, ये वाला 2,70,000 लेंगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास नेट कैश फ्लोज निकले हैं। उसके बाद हमारे पास डिस्काउंट फैक्टर किस रेट पे निकालना है? 8% के लिहाज से निकालना है। तो ये हमने डिस्काउंट फैक्टर निकाला हुआ है। इसकी जो एनपीवी है दैट इज ऑब्वियसली नेगेटिव,
एंड आफ्टर दैट वी हैव द EAC. EAC का फॉर्मूला क्या होता है? NPV डिवाइड बाय एन्युटी फैक्टर. एन्युटी फैक्टर इन तीनों को ऐड करेंगे. ईयर 1 का, ईयर 0 का एन्युटी फैक्टर हम नहीं लेते, ठीक है ना? तो खान समझ आ रही है? आपने किया था ये क्वेश्चन? देख लो भाई, 8 लाख की है. मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है जी? ये आपकी 4 सालों की मेंटेनेंस कॉस्ट है, राइट? कितने % से बढ़ रही है? 5% से बढ़ रही है. हर साल 5% से बढ़ेगी. ये भी हो गया. उसके बाद फ्यूल कॉस्ट 5-5 हज़ार से बढ़ रही है हर साल. वो आप इसको 5-5 साल से बढ़ा देंगे. और ईयर 4 में आपकी स्क्रैप वैल्यू कितनी थी? 2,02,500. ये हमने यहाँ पे लेनी है, 2,02,500. ठीक है. नेक्स्ट, सेफ्टी टेस्ट. सेफ्टी टेस्ट कैसे निकलेगा? ये देखिएगा कि हमने बेसिकली जो हमारी पास एक्सपेक्टेड कॉस्ट है वो कितनी हो सकती है. वो ये कह रहा है कि जी द टेस्ट वुड बी पेड फॉर एंड टेक प्लेस एट द बिगिनिंग ऑफ द 4th year of operations. Correction of any fault discovered by the test is mandatory. There is 80% chance that the test and the remedial work will be costing 50,000 और 20% चांस है कि ये कॉस्ट कितनी होगी जी? 1,20,000. तो यहाँ पे हमने इसको निकाला कैसे है? इसको हमने निकाला है जी कि 64,000 की कॉस्ट बनेगी. कैसे बनेगी? आप इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे. एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है कि हम प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करते हैं किससे? एक्सपेक्टेड कॉस्ट से या आउटकम से. तो हमारे पास जो कॉस्ट कितनी हो सकती है? 50,000 हो सकती है. 80% चांस है कि ये 50,000 होगी. ठीक है. जमा ये कितनी हो सकती है? 1,20,000 भी हो सकती है. इसका चांस कितना है? 20% है. ठीक है. तो ये कितनी बनती है? 64,000. इसको हमने एज ए आउटफ्लो लेना है, तो इसलिए हम इसको ना मल्टीप्लाई बाय -1 कर देते हैं. तो ये आंसर किस में आ जाएगा? नेगेटिव में आ जाएगा. तो अगर मैं ये 64,000 को मल्टीप्लाई बाय -1 कर दूंगा तो आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, राइट? उसके बाद नेट कैश फ्लोज हमने बना लिए. उसके बाद हमने इसको 8% पे क्या करना है? डिस्काउंट करना है. और हमारे पास EAC कितनी आती है? 2,50,000. कौन सा? बिगिनिंग ऑफ द 4th year मींस एट द एंड ऑफ द ईयर 3. ठीक है. एट द एंड ऑफ द ईयर 3 आएगा ना. The test would be paid for and would take place at the beginning of the 4th year of operations. Beginning of the 4th year का मतलब क्या होता है? At the start of the year. Otherwise अगर ये beginning ना होता तो ये हम at the end of the year 4 लिखते हैं. ये छोटा सा पॉइंट है. तो इसका मतलब है ये 3 के एंड पे लिखेंगे ना यार. ये 4 का स्टार्ट है तो ये 3 का एंड होगा. तो इस तरीके से हमने इसकी EAC निकाली. ठीक है. उसके बाद है जी रिकमेंडेशन. सिंस द EAC फॉर द ईयर 4 रिप्लेसमेंट इज लोअर देन द ईयर 3 रिप्लेसमेंट, इट इज सुटेबल फॉर द कंपनी टू रिप्लेस प्रोडक्ट एवरी 4 years. However, the company must take into account that 20% chance of government test will be 120 and could make 4-year internal more expensive than year 3. तो ये year 3 में आपको more expensive हो जाएगा चूंकि आप यहाँ पे इवन दो कि हमने यहाँ पे मेंटेन वो सेफ्टी टेस्ट की कॉस्ट भी बेयर की है, लेकिन फिर भी हमारी ये मेंटेनेंस EAC कम आ रही है. ठीक है. तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था. और कोई प्रॉब्लम जी? बाकी कौन कौन से क्वेश्चंस आपने किए हैं? 290 था. हॉकर का दिया था मैंने आपको. लीज और बोरोइंग एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये वाला किया. किधर है क्वेश्चन? आप मुझे भेजते नहीं अपनी वर्किंग. अच्छा जी. हॉकर कंपनी का, हॉकर इज अबाउट टू टू रिप्लेस इट्स एग्जिस्टिंग व्हीकल delivery vehicles with the new design of vehicles that offers greater fuel economy.
It estimates that replacing the existing vehicle will save running cost of $2,000 per year. आपकी ये हर साल सेविंग होगी $2,000 की. There are two financing options. Option 1, the vehicle could be purchased for $34,000 using a bank loan with the after-tax cost of borrowing of 4%. हम ये after tax ही लेते हैं, जो cost of borrowing लेते हैं, ठीक है? और कितनी cost करेगा हमें? 34,000 using the bank loans. Vehicle would have a life of 4 years and have a residual value of 14,000. Life भी दी हुई है और residual value भी दी हुई है आपको, ठीक है? Straight line tax allowable depreciation is available. The vehicle could be subject to the CO2 emission test of $600 at the end of each year of operations. Emission tax expenses are corporation tax deductible. ठीक है जी, उस पे आपको tax saving मिलेगी. The vehicle, option 2, the vehicle could be leased for a year, for the period of 4 years for the payment of $6,000 per year, payable at the start of each year. यहाँ पे advance हमने निकालनी है annuity. The lessor will pay the CO2 emission tax. These payments are a corporation tax deductible expenses. H company after tax weighted average cost of capital is 8%. It pays corporation tax at the rate of 20% per year in arrears. ठीक है जी, in arrears हमने pay करना है. Evaluate whether Hawker company could lease or borrow the options जी, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि जी हॉकर कंपनी का हमारे पास सॉल्यूशन होना तो चाहिए. हम क्या करते हैं जी, इसका हमने लीज वर्सेस बाइंग का एक क्वेश्चन था ना हमारे पास, ये वाला. इसी को मैं आगे कॉपी कर रहा हूँ. मैं उधर से कॉपी कर दूंगा इसको. वो ना नेट का एक इशू है यार. यहाँ पे हमने अगर लीजिंग की कैलकुलेशन करनी है तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप ये देखें कि लीजिंग में हमारे पास कितने साल की लीज है जी? 6,000 की है, ठीक है? 6,000 जो है वो आपने हर साल पे करना है. इसको रात दिन के हम इस पे टाइम स्पेंड करें, इसका आंसर आप साथ साथ देखते रहें. इसको मैं आंसर को ओपन करके दूसरी फाइल में आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे करना है. आपने इसको खुद से ट्राई तो किया हुआ है, इसमें कोई मसले हैं? जी, इसमें मसला है कोई? कौन सा क्वेश्चन? 290 है. सबसे पहले आप देखें बोरो एंड बाय. अगर हम बाय ऑप्शन ले रहे हैं पहले नंबर पे तो कितनी कॉस्ट हमें पड़ेगी? 34,000 की. सो 34,000 ये हमारी कॉस्ट आ जाएगी किसकी? एसेट को खरीदने की कॉस्ट, ठीक है? राइट जी. यूजिंग अ बैंक लोन आफ्टर टैक्स बोरोइंग कॉस्ट ऑफ 4% पर ईयर. द व्हीकल कुड हैव अ लाइफ ऑफ 4 years जी. उसकी लाइफ कितनी है जी? 4 years है. रेजिडुअल वैल्यू कितनी होगी उसने बताई हुई है. रेजिडुअल वैल्यू 14,000 है एट द एंड ऑफ दैट पीरियड जी. तो ये 14,000 यहाँ पे आ गई. उसके बाद टैक्स बेनिफिट कितना होगा? टैक्स बेनिफिट जी उसका आपने निकाला होगा डेप्रिसिएशन से. स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, तो अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड से जरा निकालें 34,000 माइनस 14,000 डिवाइडेड बाय कितनी लाइफ है जी? 4 years. 1,000 बनता है. 1,000 के ऊपर आपका बेनिफिट नहीं, 1,000 नहीं बनेगा. 20,000 डिवाइड बाय 4, 5,000 बनता है ना. 5,000. हाँ, तो 20% टैक्स रेट है ना, तो कितनी सेविंग बनेगी हर साल?
1000 की, सो 1000 इन एरियर है, ईयर 1 की सेविंग कहाँ पे होगी, एरियर में जाएगी ना, 1000 1000 1000 1000। एमिशन टेस्टिंग कितनी है जी, 600 है, ठीक है, वो उसी साल में रिकॉर्ड होगी, लेकिन इसका जो टैक्स की सेविंग है, कितने परसेंट टैक्स सेविंग है, 20%, तो इसके ऊपर 20% हम लेंगे तो हमारा कितना आएगा जी, 120 120 120। अच्छा, अब अगर हम बोरो करते हैं तो उसकी हमें कॉस्ट कितनी पड़ेगी, 4%, उसने बताई हुई है, ये वाली, ये 4% पर ईयर है ना, ये वाली अमाउंट नजर आ रही है, तो हम 4% का रेट यूज करेंगे और इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बोरोइंग कितनी है जी, 20,320। अब हम आते हैं लीज की ऑप्शन के ऊपर। लीज में हमारे पास जो 4 इंस्टॉलमेंट्स आ रही हैं, 6,000 की हम पेमेंट कर रहे हैं इन एडवांस, तो ईयर 0 से हम स्टार्ट करेंगे और ईयर 3 तक हमारी जाएगी, राइट। उसके बाद जो टैक्स की पेमेंट्स हैं, जो टैक्स का बेनिफिट है, टैक्स का बेनिफिट हम देखें, ये लीज का अरेंजमेंट तो हमारा इंटरनल है, लेकिन जो टैक्स का बेनिफिट है वो हम उसको उसी तरह लेते हैं जैसे हम नॉर्मल केस में लेते हैं। क्या करेंगे इसको, हम कब से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे अब हम ईयर 0 से नहीं लेंगे, ईयर 1 से नहीं लेना शुरू करेंगे, ईयर 2 से ही लेंगे। कितने परसेंट हमारी टैक्स बेनिफिट बनेगा, 20% के लिहाज से, तो 20% ऑफ 6,000 कितना होगा, 1200। उसके बाद नेट कैश फ्लोज निकाले और उसको डिस्काउंट किया 4% से, जिसकी कॉस्ट कम होगी वो हमारी क्या होगी, बेहतर ऑप्शन होगी, 18,462 है, 462 है या 20,320 है, इसमें से कौन सी ऑप्शन चूज करेंगे जी, लीजिंग वाली ऑप्शंस, ठीक है, क्लियर होगी बात। उसके बाद वो कहता है डिस्कस 2 रीजंस अदर देन पॉसिबल आफ्टर टैक्स एडवांटेजेस व्हाई हॉकर कंपनी में चूज टू लीज रादर देन बाइंग द डिलीवरी। देखें लीजिंग के फायदे क्या हो सकते हैं, यहाँ पे अपने उसको हाईलाइट करना है। लीजिंग के अंदर वो कहता है कि लीजिंग इज मोर फ्लेक्सिबल देन द बोरोइंग एंड बाइंग, लीज पीरियड कैन बी लेस देन द एसेट्स यूजफुल लाइफ एंड ब्रेक क्लॉजेस मे बी ऑफर्ड बाय द लेसर। उसके बाद है जी द टेक्नोलॉजी चेंजेस एंड दैट्स बिकम आउट ऑफ डेट बिफोर द एंड ऑफ इट्स एक्सपेक्टेड लाइफ, द लेफ्टी डू नॉट हैव टू कीप ऑन यूजिंग इट। लीज में ये होता है कि देखें आप तंग नहीं पड़ते, एक ही चीज से आप उस आपकी चीज नहीं ना है, तो आप उसको किसी से भी रेंट करवा के यूज कर सकते हैं। जैसे हम ये करते हैं ना कि गाड़ी है, गाड़ी को हम लीज पे ले लेते हैं, हम उसको चेंज कर सकते हैं, जब हमारा दिल भर जाएगा हम उसको चेंज कर देंगे, ठीक है। अंडर द बोरोइंग एंड बाइंग ऑप्शन H company could carry the risk of vehicle failing to have a disposal value of 14,000। अब यहाँ पे हम उस सिनेरियो से रिलेट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट आंसर नहीं दे रहे। सिनेरियो ये कह रहा है कि भाई डिस्पोजेबल वैल्यू जो है, देखिए यहाँ पे अगर आप बोरो करते हैं एसेट को, बाय लोन लेते हैं फिर बोरो करके उसको खरीदते हैं, तो यहाँ पे रेजिडुअल वैल्यू विल बी योर प्रॉब्लम, एक्चुअली इट विल बी योर इश्यूज। कल को उसकी कीमत कम लगे आपको नुकसान है, तो ये आपने यहाँ पे रेफर करना है। उसके बाद लेसी में नॉट हैव एनफ कैश टू पे द व्हीकल एंड मे हैव डिफिकल्ट ऑब्टेनिंग अ बैंक लोन। इसमें ये भी होता है कि देखें अगर आप लीज करवाते हैं तो आप को जो है वो व्हीकल के पैसे आपको नहीं होते, तो आप आराम से उसको ले सकते हैं। जैसे कई लोग गाड़ी अपनी नहीं खरीदते, लीज पे ले लेते हैं, तो कॉस्ट उसकी कम पड़ती है, राइट जी। तो आपने इनके एडवांटेजेस को रिलेट करना है सिनेरियो के साथ कि लीज करेंगे या बाइंग करेंगे। एडवांटेजेस आपने किसके ज्यादा हाईलाइट करने हैं, लीजिंग के, लीजिंग के एडवांटेजेस हाईलाइट करने हैं रादर देन बाइंग ऑप्शंस। तो 4 नंबर थे इसके। अब 4 नंबर के लिए देख लें कि आपने उसने कितना लिखा हुआ है, 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो 2 पॉइंट्स 2 मार्क्स के 1 पॉइंट है। फिर उसके बाद डिस्कस 3 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एनपीवी ओवर द IRR। ये हम बहुत दफा देखेंगे रिक्वायरमेंट कि ये बार बार रिपीट हो रही है कि एनपीवी के फायदे क्या हैं ओवर द IRR। तो टोटल मार्क्स थे जी कितने, 20 मार्क्स। और कौन सा क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, यही था, 2 क्वेश्चन थे जी। अच्छा, अब हम आते हैं स्टूडेंट्स के, हमारे सामने जो लास्ट एरिया है डिस्कशन का वो है जी रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। कौन सा है, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी का एरिया। कैपिटल राशनिंग का कुछ नहीं रहता, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा उसका थ्योरेटिकल एरियाज को डिस्कस करने लगा हूं, और ये नोट्स में अब आपको आज चूंकि मैं उसको अपडेट कर रहा था तो आपको आज मैं आपको इंशाल्लाह भेज देता हूं।
अच्छा जी, जब हम कैपिटल राशनिंग की बात करते हैं तो कुछ थ्योरेटिकल एरियाज जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं समझना कि कैपिटल राशनिंग की सिचुएशन को अवॉइड कैसे किया जा सकता है। वो कहते हैं हाउ टू अवॉइड कैपिटल राशनिंग। वन ऑप्शन इज आउटसोर्सिंग। देखें, जब हमारे पास लिमिटेड कैपिटल होता है और खुद से आप प्रोजेक्ट्स, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो आप खुद नहीं कर सकते ड्यू टू द लैक ऑफ फाइनेंस, ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द कैपिटल, सो व्हाट यू कैन डू, आप किसी और से करवा लेते हैं, दैट विल कॉस्ट यू लेसर, तो आप आउटसोर्स कर सकते हैं। फिर जॉइंट वेंचर है। जॉइंट वेंचर में क्या होता है कि दो डिफरेंट कंपनीज मिलके पार्टनरशिप करके जॉइंट वेंचर कर लेती हैं, उस प्रोजेक्ट को अंडरटेक कर लेती हैं। जैसे ये होता है कि मैं और जो है फॉर एग्जांपल एक मुस्तफ़ा है दोस्त मेरा, हम मिलके जॉइंट वेंचर कर लेते हैं कि यार हम मिलके ये प्रोजेक्ट कर लेंगे, रादर देन कि मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो लिहाजा हम आपस में कोलैबोरेट कर लेते हैं, आपस में अलायंस कर लेते हैं और उस प्रोजेक्ट को टेकअप कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास कैपिटल की कमी थी। मेरे पास भी कैपिटल की कमी है, किसी और के पास भी कैपिटल की कमी है। जैसे कि गवर्नमेंट ने एक नया प्रोजेक्ट अनाउंस किया है और बड़ा फिजिबल प्रोजेक्ट है, ग्रीन प्रोजेक्ट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं बड़ा अच्छा रिटर्न मिलेगा, लेकिन उसको करने के लिए हमारे इतनी सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट अवेलेबल नहीं है, ये फंड्स अवेलेबल नहीं है। सो हम क्या कर सकते हैं, हम आपस में कोलैबोरेट करके उसको कंसीडर कर सकते हैं। फिर हम ये भी कर सकते हैं कि फ्रेंचाइजिंग के ऊपर चले जाएं। ठीक है, हम उस प्रोजेक्ट की फ्रेंचाइजीज ऑफर करना शुरू कर दें कि यार ये हमारा प्रोजेक्ट है, जैसे स्कूलों में होता है यार, जैसे यूनिक ने अपना स्कूल लॉन्च करना था तो उन्होंने फ्रेंचाइजीज देना शुरू कर दी थी, इसलिए कि उस प्रोजेक्ट को वो खुद से नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने अपना नाम देना शुरू कर दिया। फ्रेंचाइज में क्या करते हैं, नाम देते हैं, अपना ब्रांड नेम सेल करते हैं, और ब्रांड नेम के सेल करने से नाम आपका ही होगा लेकिन इन्वेस्टमेंट किसी और की होगी। ठीक है, देन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है जी। सो यू हैव टू मैनेज योर लिक्विडिटी वेरी वेल। अगर आप अपनी जो डेली ऑपरेशंस के लिए जो आप वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट अच्छी कर लें तो उससे भी हमारी कॉस्ट क्या होगी, कम हो जाएगी। फिर आप उन प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक करें जिसमें आपको गवर्नमेंट क्या देती है, ग्रांट्स देती है, गवर्नमेंट ग्रांट्स अलाउ करती है। ठीक है, बात समझ आ रही है कि नहीं? तो गवर्नमेंट ग्रांट्स जो है वो आपको मिल जाएंगी। जैसे आप कोई एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं या रिसर्च करने जा रहे हैं, उस प्रोजेक्ट के लिए आप गवर्नमेंट से क्या मांगते हैं, ग्रांट्स मांगते हैं कि जी हम ये रिसर्च करने जा रहे हैं, हमें इस प्रोजेक्ट के लिए ग्रांट्स ऑफर की जाएं। ठीक है, देन है लीजिंग ऑप्शन कि आपने फॉर एग्जांपल आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप लीजिंग की ऑप्शन को एवेलुएट कर सकते हैं। हम इसको पहले पढ़ के आए हैं, सो लीज ऑप्शन की तरफ चले जाएंगे और उसमें देखेंगे कि हमें कॉस्ट कम पड़ेगी, रादर देन कि हम अपना पैसा लगाएं, हम किसी और की इन्वेस्टमेंट से उस एसेट को काम कर सकते हैं, उसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। उसके बाद है जी लीज और बोरोइंग की ऑप्शन में जो कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं वो हमने बात की थी कि मेंटेनेंस कॉस्ट की जो कैलकुलेशंस हैं, कहाँ पे मेंटेनेंस कॉस्ट लेनी है, कहाँ पे नहीं लेनी। लीजिंग में नहीं होती मेंटेनेंस कॉस्ट, यूजुअली बाइंग में होती है। उसके बाद टैक्स सेविंग जो है लीज रेंटल पे, अभी हम देख के आए हैं टैक्स सेविंग, अभी हॉकर का क्वेश्चन किया है तो उसके ऊपर हमने देखी है। ठीक है, उसके बाद हम गलत कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है ना वो रेट यूज करते हैं, बोरोइंग का रेट डिफरेंट यूज कर लेते हैं, आफ्टर टैक्स रेट हमने यूज करना है रादर देन प्री टैक्स बोरोइंग रेट। ठीक है, तो ये कुछ थ्योरेटिकल एरियाज हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। और इसके साथ साथ एक और भी चीज है जिसमें हमने बात करनी थी, एसेट रिप्लेसमेंट के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स की। एसेट रिप्लेसमेंट हमने पढ़ा था ना, ये जो क्या कहते हैं ईएसी वाला मॉडल जो पढ़ा था, अभी हमने एक क्वेश्चन भी किया है ईएसी का। तो एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन जब हम कर रहे होते हैं ना, इसके अंदर दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसको आपको कंसीडर करना जरूरी है। पहले नंबर पे है फाइनेंशियल फैक्टर्स। फाइनेंशियल फैक्टर्स वो होते हैं, जैसे आप एसेट को रिप्लेस करने जा रहे हैं तो कौन कौन सा फाइनेंशियल फैक्टर देखेंगे। पहले नंबर पे एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी। देखें, जब आप एक पुराने एसेट को नए एसेट से रिप्लेस करते हैं तो उससे क्या हो सकता है, हमारा जो नया एसेट होगा वो ज्यादा एफिशिएंट होगा, वो ज्यादा प्रोडक्टिव होगा, उससे इकोनॉमिक बेनिफिट ज्यादा मिलेंगे, उससे हमारी कॉस्ट कट होगी, यानी कि इकोनॉमी मींस कॉस्ट सेविंग होगी, एफिशिएंसी इंप्रूव करेगी। तो रिप्लेसमेंट का जो डिसीजन होता है वो जरूरी नहीं होता है कि आप सिर्फ फाइनेंशियल फैक्टर्स को कंसीडर करें। हमने कैलकुलेशन तो ऊपर ईएसी वगैरह की फाइनेंशियल कैलकुलेशंस की हैं,
लेकिन इसके साथ साथ हमें अदर फैक्टर्स को भी देखना है। अब यहाँ पे हम उसको समराइज कर रहे हैं कि पहला फाइनेंशियल फैक्टर कौन सा देखेंगे, एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी। दूसरा ये देखेंगे रीसेल वैल्यू। देखो एसेट को बेचने जा रहे हो, आप ये नहीं देखोगे पुराने एसेट की वैल्यू क्या लग रही है, कितने का बिकता है मार्केट के अंदर। आपने पुराने एसेट को नए एसेट से रिप्लेस करना ना, तो उसकी रीसेल वैल्यू को नहीं देखेंगे। फिर नया एसेट लेंगे, उसकी क्या रीसेल वैल्यू है। अब फॉर एग्जांपल आप एक गाड़ी यूज करें ऑल्टो की, उसकी रीसेल वैल्यू ज्यादा होगी क्योंकि वो मार्केट में ज्यादा यूज की जाती है, डिमांड है उसकी। और अगर आप कोई फॉर एग्जांपल सुजुकी का और मॉडल उठा लेते हैं, जैसे वैगनआर है, उसकी फॉर एग्जांपल मार्केट वैल्यू उतनी नहीं है। तो आपने जब एसेट को रिप्लेस करना है तो आपने ये देखना है कि इफेक्टिवली क्या रीसेल वैल्यू होगी अगर हम पुराना एसेट यूज करते हैं, और अगर हम स्विच करते हैं नए एसेट के ऊपर, कितना फॉल इन रीसेल वैल्यू आएगी। हाँ जी, आईटी की जो प्रोडक्ट्स होती हैं, कंप्यूटर्स हैं, उनकी रीसेल वैल्यू बहुत कम होती है, वो आउटडेट हो जाती है, आउटडेट हो जाती है बिल्कुल। अब ये आपकी जो गाड़ी है ये बड़ी जल्दी आउटडेट होने वाली है। रीजन बिहाइंड इसके इलेक्ट्रिक कार्स हैं, ईवीज हैं, और उसके अलावा और टेक्नोलॉजीज हैं। कॉस्ट हो जाएगी ना यार, कॉस्ट का वो तो यार इंपोर्टेशन और ये वो सारी गाड़ी का नंबर प्लेट लेना और फिर आपकी जो इंजन वाली कॉस्ट होती है, आपको ऑलमोस्ट लाख, आपकी हाफ कॉस्ट होती है। जैसे तो बहुत सी चीजें करनी गाड़ी में। बहरहाल ये इसको प्रमोट करेंगे मेरा ख्याल है फ्यूचर के अंदर, अगर ये बहरहाल हम बात कर रहे थे कि ठीक है वो उसकी आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, लेकिन बात ये है कि आउटडेटेड चूंकि टेक्नोलॉजी आ रही होती है तो उससे आउटडेशन तो होती है। अगर लोगों की अवेयरनेस है, लोगों का एक कार्बन एमिशन अवेयरनेस अगर है, तो फिर तो लोग स्विच करेंगे। हाँ, एमिशन के जो है। अच्छा जी, उसके बाद है टैक्स सेविंग्स, कि आपको कैपिटल अलाउंसेस या टैक्स सेविंग्स कितनी मिलती हैं। ये इसको हमने एवेल्युएट करके देखा है न्यूमेरिकली कि आपकी टैक्स सेविंग्स ऑन द कैपिटल अलाउंसेस जो है वो आपके डेप्रिसिएशन पे क्या टैक्स सेविंग्स मिलेंगी। उसके बाद नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है जिसको आपको कंसीडर करने की जरूरत है। उसमें पहले नंबर पे आ जाता है कंपेटिटिव एडवांटेज। कंपेटिटिव एडवांटेज से क्या मुराद है कि देखिए जब आप एक एसेट को रिप्लेस करने जा रहे हैं, आपका जो नया एसेट है दैट कैन गिव यू कंपेटिटिव एडवांटेज ओवर योर राइवल्स, इन द सेंस ऑफ कि आपकी इंप्रूव प्रोडक्टिविटी होगी, टेक्नोलॉजी इंप्रूव्ड होगी, ठीक है, उससे आपकी पैकिंग बेहतर हो सकती है, आपकी प्रोडक्ट की जो है वो बेहतर तरीके से मार्केट में सेलेबल हो सकती है। तो उससे हमने देखना है कि जो नया एसेट है वो हम खरीदने से हमें बेनिफिट क्या मिलेगा। ये ऐसी है कि आप पुरानी गाड़ी को बेच के नई गाड़ी लेना चाहते हैं तो आप ये दिखाना नहीं चाहते लोगों को, यार देखो मैंने नई गाड़ी ली है, मेरी गाड़ी आपसे बेहतर है। तो कंपेटिटिव एडवांटेज जो है दैट इज इंपॉर्टेंट फैक्टर। देन द कंपैटिबिलिटी, देखें कई दफा हम पुराने एसेट को लेके नया एसेट ले तो लेते हैं, लेकिन उसकी मेंटेनेंस भी है, उसकी कंपैटिबिलिटी है कि क्या वो आपकी रिक्वायरमेंट को मैच करेगी या नहीं करेगी। आप कई दफा टेक्नोलॉजिकल एडवांस एसेट खरीद लेते हैं जो कि आपकी रिक्वायरमेंट से मैच या कंपैटिबल नहीं है, तो आपने उस फैक्टर को भी जरूर देखना है बिफोर यू टेक फाइनल डिसीजंस, ठीक है। ये एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है पेपर में कि जब एसेट को आप रिप्लेस करने जा रहे हैं तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसको आपको कंसीडर करना पड़ेगा। और ये सिनेरियो में भी आपने ढूंढ रहे हो ना पॉइंट्स कि यार ये पॉइंट्स हैं या नहीं है। आपने सिनेरियो से इंडिपेंडेंट आंसर कभी नहीं देना, आपने सिनेरियो से रिलेट करके आंसर करना है, ठीक है जी। ताहा खान, बात समझ आ रही है। उसके बाद हमने ये कैपिटल रैशनिंग वगैरह पढ़ा था। अब हम बात करने लगे हैं जी कि डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। देखें रिस्क एंड अनसर्टेनिटी से मुराद क्या है। रिस्क होता है कि आप किसी भी इवेंट को स्टैटिस्टिकली कंप्यूट कर सकते हैं। ये हमने वैसे रिस्क एंड अनसर्टेनिटी हमने पीएम पेपर में भी पढ़ा हुआ है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में भी ये कवर होता है, ठीक है, कि रिस्क क्या होता है। रिस्क को आप स्टैटिस्टिकली कंप्यूट कर सकते हैं।
रिस्क के बारे में पास्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है कि यार जैसे कि माजी में क्या हुआ है मेरे साथ, उसकी बेस पे हम रिस्क कंसीडर कर रहे होते हैं। जैसे कि आपने एक पेपर को 2 दफा अटेम्प्ट किया पहले, उदाहरण खासा आप फेल हुए थे, 2 दफा आपने उसको अटेम्प्ट किया। अब जब आप तीसरी दफा जा रहे होंगे तो आपके ज़हन में जरूर रिस्क फैक्टर होगा कि यार इस दफा भी मैं फेल ना हो जाऊं, क्योंकि आपने पहले उसको एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो रिस्क को हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, रिस्क को प्रिडिक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द पास्ट इवेंट्स, बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंसेस। ये ऐसी है कि अगर आप एक कंपनी है, वो एक प्रोडक्ट को दोबारा से रीलॉन्च करने जा रही है, पहले उन्होंने लॉन्च किया था, फेलियर हो गया, फिर दोबारा रीलॉन्च करने जा रहे हैं, तो आपको रिस्क होगा कि यार दोबारा फेल ना हो जाए। ठीक है, तो रिस्क को प्रिडिक्ट किया जा सकता है, कंप्यूट किया जा सकता है, और रिस्क के बारे में प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट किया जा सकता है। लेकिन अनसर्टेनिटी जो होती है वो नॉन क्वांटिफाइबल होती है। आप अपनी हेल्थ के बारे में रिस्क को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आपको खुदा ना खास्ता एक बीमारी हुई, वो दोबारा से बीमारी हो जाती है, अल्लाह ना करे, तो आपको रिस्क होगा कि यार ये दोबारा ना हो जाए। लेकिन अनसर्टेनिटी क्या है? जैसे खुदा ना खास्ता मौत है। अब मौत जो है वो अनसर्टेनिटी है, किसी टाइम पे किसी वक्त भी आ सकती है, उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, उसको क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो अनसर्टेनिटी और रिस्क के अंदर ना बड़ा थोड़ा सा फर्क है। फर्क ये है कि रिस्क को कंप्यूट किया जा सकता है, अनसर्टेनिटी को कंप्यूट नहीं किया जा सकता। ये ऐसे ही है कि अगर आप पहली दफा प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रहे हैं, आपने पहले उसको एक्सपीरियंस किया ही नहीं हुआ, आपने पहले उसको एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं हुआ, तो अब आप क्या रखेंगे अपने जहन में? अनसर्टेनिटी रखेंगे कि यार वो मार्केट में क्लिक भी कर सकती है और मार्केट में फेल भी हो सकती है। दैट इज अनसर्टेनिटी। अब रिस्क को डील किया जा सकता है, डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिसको हम यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जब हम अपना इन्वेस्टमेंट, जब हम प्रोजेक्ट करने लगे हैं। अब इसको जरा समझना है अपने प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में। देखिए, एक कंपनी है, वो एक पहली दफा नया प्रोजेक्ट करने जा रही है, बिल्कुल नया प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में करने जा रही है फॉर एग्जाम्पल। अब वहां पे आपकी अनसर्टेनिटी भी है, वहां पे रिस्क भी है। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी को कैसे क्वांटिफाई किया जा सकता है? प्रोजेक्ट के हवाले से अगर हम बात करें, देखिए कैश फ्लोज भी हमारे एस्टिमेट्स ही होते हैं। कैश फ्लोज को भी आप सर्टेनिटी के साथ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कल को क्या हो सकता है। इसी तरह आप जो है क्या कहते हैं, रिस्क को कुछ हद तक कंप्यूट कर सकते हैं, और उसके लिए जो हमारे पास टेक्निक्स हैं, पहले नंबर पे है जी एक्सपेक्टेड वैल्यूज। जी, एक्सपेक्टेड वैल्यू से क्या मुराद है कि हम प्रोबेबिलिटी की बेस पे एक वेटेड एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि जो प्रोजेक्ट हमें हाईएस्ट पॉजिटिव एक्सपेक्टेड वैल्यू देगा हम उसको कंसीडर करेंगे, और जो हमारा लोएस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। अभी हम इसको कैलकुलेट करना सीखते भी हैं। उसके बाद है जी रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट फैक्टर। दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है या डिस्काउंट रेट होता है, हम उसको बढ़ा के देख लेते हैं। जैसे हम IRR कैलकुलेट करते थे ना, तो IRR के अंदर हम क्या करते थे कि हम बढ़ा के देख रहे होते थे कि यार अच्छा, कल को अगर ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से हमारे क्या इंपैक्ट आएगा रिजल्ट्स के ऊपर, NPV पे क्या इंपैक्ट आएगा। In the other sense के we can also calculate the IRR because IRR is giving us a break even point and that is a risk factor actually, कि जहां पे ऐसा रेट जहां पे NPV क्या हो रही है, जीरो हो रही है। उसके बाद अनसर्टेनिटी को डील करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एडजस्टेड पे बैक पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि अच्छा, कल को अगर हमारा पे बैक पीरियड लेट हो जाए, जो कि हमारा डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड लेट ही होता है ना, क्योंकि हम प्रेजेंट वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो अगर कल को हमारा डिस्काउंटेड हमारा पे बैक पीरियड लेट हो जाए तो उससे हमें क्या रिस्क होगा, क्या प्रॉब्लम आ सकती है। अगर कल को कितना लेट हो जाएगा, जैसे हमारा 5 साल का टारगेट था, अगर ये 5 साल में मीट नहीं होता, 6 साल में मीट होता तो क्या होगा, 7 साल में मीट होता तो क्या होगा, 8 साल में मीट होगा तो क्या होगा। आर यू गेटिंग मी? तो हम इसको असेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एडजस्टेड पे बैक पीरियड। देन द वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक इज सेंसिटिविटी एनालिसिस। सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या होता है कि हम ये देख रहे होते हैं कि यार ये इसको हम व्हाट इफ एनालिसिस भी बोलते हैं। हम इसके अंदर अपने वेरिएबल्स को चेंज करते हैं और उसका इंपैक्ट देखेंगे एनपीवी पे। फॉर एग्जांपल हम ये देखेंगे कि कल को अगर हमारी ऑपरेटिंग कैश फ्लोस कम हो जाएं तो एनपीवी पे क्या इंपैक्ट आएगा। समझ रहे बात? कल को हम यानी कि हम एक वेरिएबल को चेंज करते हैं और उसका इंपैक्ट देखते हैं अपने
दूसरे वेरिएबल्स पे एनपीवी पे इंपैक्ट देख रहे हैं। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस को हम डिटेल में बात करेंगे। फिर उसके बाद है जी, अगर बहुत सारे वेरिएबल्स चेंज हो जाएं एट द सेम टाइम, जैसे आपका वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज हो रहा है, सेल्स प्राइस भी चेंज हो रही है, डिस्काउंट फैक्टर भी चेंज हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, आपस में कोरिलेशन आइडेंटिफाई करते हैं, आपस में डिफरेंट वेरिएबल्स का रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करते हैं और उसको सिमुलेट करते हैं। तो इसको हम डील करते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन टेक्निक्स। कौन सी टेक्निक यूज करते हैं? मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन टेक्निक्स, जो सिमुलेट करती है। जैसे आपकी सिमुलेशन गेम्स नहीं होती, जब आप 3D गेम्स खेल रहे होते हैं तो वो सिमुलेट हो रहा होता है एनवायरनमेंट, आपको नजर आ रहा होता है कि जैसे ये रियलिटी है, लेकिन रियलिटी नहीं होता, तो वो सिमुलेशन गेम्स कहलाती हैं। अच्छा जी, अब हमने सेंसिटिविटी की बात बहुत ज्यादा करनी है। सेंसिटिविटी बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है जो बहुत टेस्टेबल है इस सेक्शन में। वो कहता है सेंसिटिविटी एनालिसिस बेसिकली मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस इन एनपीवी ड्यू टू द चेंजेस इन द अदर वेरिएबल्स। वो कौन कौन से वेरिएबल्स हो सकते हैं जिसकी हम सेंसिटिविटी मेजर कर सकते हैं टुगेदर with the effect of NPV? The first one is सेल प्राइस, कि कल को आपकी सेल प्राइस कितने परसेंट से चेंज हो जाएगी तो क्या होगा। इसी तरह सेल्स वॉल्यूम, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ऑपरेटिंग कॉस्ट और बेनिफिट्स। ये बेनिफिट्स तो इसके अपने बेनिफिट्स हैं, ये इसके साथ ये वेरिएबल्स हैं बेसिकली, ठीक है। अब सेंसिटिविटी अगर आपने मेजर करना है तो क्या करेंगे, फॉर्मूला एनपीवी को ऊपर रखेंगे और पीवी ऑफ एनी वेरिएबल, यानी कि अगर आपने, चूंकि लाइक विद लाइक है ना, ऊपर प्रेजेंट वैल्यू है तो नीचे भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल लेना पड़ेगा आपको। आर यू गेटिंग मी और नॉट? तो आपने ऊपर और नीचे दोनों ही प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में लेना है, और ये हमें बताएगा कि बाय हाउ मच इफ इट चेंजेस, सो बाय हाउ मच एनपीवी विल गेट चेंज्ड। ठीक है जी। अब इसके प्रॉब्लम्स क्या क्या है? ओनली कंसिडर वन वेरिएबल एट अ टाइम। यहां पे जब हम सेंसिटिविटी को मेजर करते हैं तो हम सिर्फ एक वेरिएबल को एट अ टाइम चेंज करते हैं और फिर उसका इंपैक्ट देखते हैं, फिर अगली दफा दूसरे वेरिएबल को चेंज करते हैं, फिर इंपैक्ट देखते हैं, फिर तीसरी दफा चेंज करते हैं, फिर उसका इंपैक्ट देखते हैं। तो वन बाय वन हमने व्हाट इफ एनालिसिस करना है कि इफ दिस हैपेंस सो व्हाट वुड बी द इंपैक्ट। भाई थ्योरी तो वो पूछता है आपसे, आप हर क्वेश्चन को आप देख लें कि अगर 12 नंबर की कैलकुलेशन है तो 8 नंबर की थ्योरी आपको जरूर डालता है उस जी। चेंजेस इन वेरिएबल्स ऑफन इंटरडिपेंडेंट। देखें अब ये सेल्स प्राइस और सेल्स वॉल्यूम आपस में कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंट है। आप जब प्राइस को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। तो ये इंटरडिपेंडेंस जो है ना, ये एक प्रॉब्लम है हमारा इसके अंदर। उसके बाद प्रोबेबिलिटीज को हम कंसीडर नहीं कर रहे। अब कल को क्या चांस है कि सेल प्राइस बढ़ जाएगी, क्या चांस है सेल प्राइस कम हो जाएगी, सो वी डोंट कंसीडर दिस। देन हम यहाँ पे क्रिटिकलिटी देख रहे होते हैं, हम इसको कंट्रोलेबिलिटी को नहीं देख रहे होते, हम ये देख रहे होते हैं कि कौन सा फैक्टर मोर क्रिटिकल है, किस फैक्टर के ज्यादा चेंज होने से इंपैक्ट ज्यादा आता है। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर नहीं है ये क्रिटिकलिटी मींस कि यार वो उसका इंपैक्ट कितना ज्यादा है। देखिए कुछ चीजें होती हैं जैसे सेल प्राइस में चेंज 10% का ज्यादा इंपैक्ट नहीं लेकर आता, लेकिन इन्वेस्टमेंट का चेंज ज्यादा बड़ा इंपैक्ट ले आता है। तो इंपैक्ट की बात कर रहे हैं इसके अंदर। और डज नॉट प्रोवाइड डिसीजन रूल्स। हमें ये डिसाइड करना मुश्किल होता है कि कौन से प्रोजेक्ट को लें, कौन से प्रोजेक्ट को टेकअप ना करें। ठीक है, तो यूज इसलिए करते हैं कि हम इसमें सिर्फ ये सिनेरियोस क्रिएट कर रहे हैं, जैसे सिनेरियो मॉडलिंग होती है। देखिए ये काम हम कर रहे होते हैं जब हम प्रोजेक्शंस कर रहे होते हैं, फोरकास्टिंग कर रहे होते हैं, या प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ना। फाइनेंशियल मॉडलिंग नाम ही इस चीज का है। फाइनेंशियल मॉडलिंग अगर आप प्रैक्टिकली सीखते हैं तो फाइनेंशियल मॉडलिंग में हम यही काम कर रहे होते हैं कि कैश फ्लोस कल को अगर इतने से चेंज हो जाए तो क्या इंपैक्ट आएगा। राइट, यहां तक बात क्लियर हुई क्या करें? तो ये हमारा सेंसिटिव बहुत ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं जी अपनी प्रैक्टिस के अंदर जब हम फाइनेंशियल मॉडलिंग का एरिया डिस्कस करते हैं। ले जी, अब हम आते हैं किताब के ऊपर और किताब से कुछ चीजें जो हैं वो डिस्कस करते हैं, और उसके बाद जो है इसमें किताब में जो सी चीजें इंपॉर्टेंट है उसको याद रखना, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो किताब में हम जाते हैं जी। फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास है जी बुक। जी
अच्छा जी, ये देखिएगा द डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, शुरू में वो ये बता रहा है। ये चैप्टर है जी आपका चैप्टर नंबर 6 है आपकी किताब में, और इस चैप्टर को आपने बड़ा थॉरली पढ़ना है, इसलिए कि बड़ा टेस्टेबल पार्ट है एग्जामिनर का। रिस्क और अनसर्टेनिटी के डिफरेंस बता रहा है। वो कहता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में हमें रिस्क और अनसर्टेनिटी को डील करने की क्या जरूरत पड़ी है। देखिए मेनली 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की एवेल्युएशन में। पहला नंबर पे होती है लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। जितनी जिंदगी ज्यादा होती है ना प्रोजेक्ट की, उसकी कैश फ्लोज भी उतनी ज्यादा होती हैं। एक प्रोजेक्ट है वो 5 साल का है, उसकी लाइफ 5 साल है, तो उसकी कैश फ्लोज भी 5 साल के ऊपर ही होंगी। इसका मतलब है कि उसका एनपीवी जो है शायद पॉजिटिव ना आए, नेगेटिव आ जाए, इसलिए कि आपकी कैश फ्लो ही 5 साल की है। अगर आप 10 साल का प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, तो उसकी कैश फ्लो ज्यादा होंगी। सेकंड फैक्टर इज कि जो कैश फ्लोज हैं वो कैसे मिल रही हैं आपको, कैश फ्लोज को आपने कैसे एस्टिमेट किया हुआ है, और इसको एस्टिमेट एक्यूरेटली करना कई दफा मुश्किल होता है। आप अपनी कैश फ्लोज को एक्यूरेटली एस्टिमेट नहीं कर पाते, तो ये भी प्रॉब्लम आता है। और उसके बाद तीसरी चीज आती है डिस्काउंट फैक्टर। ये 3 ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपके प्रोजेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ रिस्क या अनसर्टेनिटी को कैरी करते हैं। देन जी हमारे सामने रिस्क और अनसर्टेनिटी को कैसे डील किया जाता है। सेंसिटिविटी एनालिसिस पहले नंबर पे ही वो बात कर रहा है, और वो यहाँ पे हमने वो सेंसिटिविटी मार्जिन का फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। सेंसिटिविटी ओवर एनपीवी ओवर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल्स अंडर कंसिडरेशन। प्रेजेंट वैल्यू लेनी है ऊपर नीचे, ठीक है। उसके बाद है जी हमारे सामने, ये अभी हम करते हैं, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो आपने किताब से पढ़ने हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, अभी हम पढ़ के भी आए हैं। सिंपल है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को देगी, दैट इज सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिविटी के बारे में हमें बता सकते हैं कि अगर ये हो तो ये हो जाएगा, यानी कि ये सब्जेक्टिव है। उसके बाद क्रिटिकल एस्टिमेट्स को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स क्या हैं जी, वेरिएबल्स चेंज इंडिपेंडेंटली। हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि वेरिएबल्स आपस में डिपेंडेंट नहीं है, जो कि गलत है। आपस में वेरिएबल्स एक दूसरे पे डिपेंड कर सकते हैं। उसके बाद क्या लाइकलीहुड है कि यार हमारा वेरिएबल चेंज होगा, कितने % से चेंज होगा, हम प्रोबेबिलिटी को एसर्टेन नहीं कर रहे, और करेक्ट डिसीजन को लेना कई दफा मुश्किल होता है। इसके बाद वो और भी बात कर रहा है, जरा डिटेल में जा रहा है, स्ट्रेंथ्स ऑफ सेंसिटिविटी एनालिसिस एंड वीकनेसेस ऑफ सेंसिटिविटी एनालिसिस। इसको आपने किताब से पढ़ना है अच्छे तरीके से, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है मेरे से डिस्कस कर लेना। उसके बाद है जी एक्सपेक्टेड वैल्यू। बाय द वे ये जो टेक्निक है ये हम लर्न करके आए हुए हैं पीएम के अंदर, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर। और एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है कि इट इज एन एवरेज वैल्यू, इट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन एवरेज, एग्रीगेट एवरेज की हम बात कर, अगर हम बात करें ना वेटेड एवरेज की, कि हमारा ओवरऑल एवरेज जो है वो जो निकलता है बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटीज। अब वेटेड एवरेज से मुराद क्या है कि हम क्या करेंगे कि हम इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी इनटू एक्स, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इनटू एक्स, कि कोई भी इवेंट है, अभी हम कैलकुलेट ही करके आए वो सेफ्टी वाला जो है 80 और 20% वाला, वो हम एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे। उसमें हम क्या मल्टीप्लाई करते, एक्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे पी के साथ, तो 80% चांस था कि कॉस्ट कितनी होगी 50,000, 1,20,000 का चांस कितना था 20%, याद है कि नहीं। तो हमने उसकी वेटेड एवरेज वैल्यू निकाली थी कि यार एक्सपेक्टेड कॉस्ट ये होगी। जहां पे प्रोबेबिलिटी आ जाती है, चांस ऑफ अकरेंस आ जाता है, वहां पे हम एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और ये एक्सपेक्टेड वैल्यू हम प्रोजेक्ट में कैसे यूज करेंगे कि देखें, अगर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी सक्सेस की भी देखेंगे, फेलियर की भी देखेंगे, कि कितने % चांस है कि ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा, कितने % चांस है कि ये फेलियर में चला जाएगा, तो हम उसकी ओवरऑल एक्सपेक्टेड वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। समझे बात। तो उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे कि जो प्रोजेक्ट हमें हाईएस्ट पॉजिटिव एक्सपेक्टेड वैल्यू देगा उस प्रोजेक्ट को हम चूज करेंगे। वो प्रोजेक्ट जो हमें लोएस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू देगा हम उस प्रोजेक्ट को चूज नहीं करेंगे। ठीक है, बात समझ आती है। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू की जो कैलकुलेशन है, इट इज वेरी सिंपल। यहां पे जैसे आपको देखिएगा डिफरेंट प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं और अंडर डिफरेंट इकोनॉमिक सिचुएशंस दिए हुए हैं, कि जैसे कि रिसेशन की प्रोबेबिलिटी है 0.5, स्टेबिलिटी की है 0.4 और 0.1। हमने याद रखना है कि हमेशा प्रोबेबिलिटी टोटल सम 1 होता है, 100% होती है। अब प्रोजेक्ट ए है, अगर हम प्रोजेक्ट ए लेते हैं तो क्या एनपीवी हो सकती है 100, प्रोजेक्ट ए की 200, 1400। सबसे पहले हम इन दोनों को आपस में क्या करेंगे,
मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे। हर प्रोजेक्ट की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालें, जरा जल्दी से निकालें जी। कैसे होगा इसको एक्सेल पे करके देख लें अगर आपने करना है तो। जैसे कि ए प्रोजेक्ट है, बी है और सी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 0.5, 0.5, 0.4, 0.4 और 0.1, ठीक है। यही है ना प्रोबेबिलिटीज। उसके बाद हम क्या करते हैं जी, हमारे पास एनपीवी है। एनपीवी कितनी दी हुई है आपको? 100 है, तो 100 यहां पे है, उसके बाद 200 और 1400। अगर हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यहां पे मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करता हूं हर प्रोजेक्ट की। एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी वो हम क्या करेंगे, इक्वल, सो दिस, ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर लें, दिस मल्टीप्लाई बाय द प्रोबेबिलिटी, राइट। फिर मल्टीप्लाई बाय, सॉरी इसको ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, प्लस क्या करेंगे जी, 0.4 इंटू 200, फिर प्लस 1400 इंटू 0.1। तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी आती है? 270, 270, ठीक है। समझ बात। अब इसी को आप कॉपी कर लें तो यहां पे हम देखते हैं जी। अब मुझे बताएं कि इसकी वैल्यूज क्या है? 0, 500, 0, 500 और 600, ठीक है। इसने सही नहीं उठाया इसको, इसलिए कि उसने उसको ऊपर से उठा लिया, लाइक के हमें यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा उसको। सो दिस 0 मल्टीप्लाई बाय 0.5 प्लस 500 इंटू 0.4 प्लस 600 मल्टीप्लाई बाय 0. सॉरी इसको यहाँ से आप कर लें, यहाँ से 0.1, 260, ठीक है। इसी तरह आपने सी की निकालनी है, ठीक है। जिस प्रोजेक्ट की एक्सपेक्टेड वैल्यू ज्यादा होगी वो एक्सेप्टेबल होगा। यहाँ पे आप देख लें कि क्या है जी इसका 180, 190 और उसके बाद है जी 200। उसके बाद वही फार्मूला आपको चेंज करना पड़ेगा जरा, चूंकि उसने उसकी जगह चेंज की है। अगर आप डॉलर साइन लगा लेंगे तो फिर वो सेम रहेगा। हाँ, वो उसके बाद आप अगर इसको खोलेंगे तो ये आपको जो है ना आपस में इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका चेंज होगा, आप बहरहाल इसको खुद से कैलकुलेट कर लेना। जो हमारा आंसर आएगा, जो हाईएस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी वो हम चूज करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 ही प्रोजेक्ट हैं यार, तो कौन सा प्रोजेक्ट चूज करेंगे आप? दोनों से कौन सा प्रोजेक्ट आप चूज करेंगे? 270 वाला, चूंकि ये हाईएस्ट है, हाईएस्ट एनपीवी दे रहा है आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू में, ठीक है। उसके बाद ये भी आप कर सकते हैं, ये यहाँ पे आपके कैश फ्लोज दिए हुए हैं, डिफरेंट कैश फ्लोज हैं और डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं। तो अगर आपने इसके कैश फ्लोज की बेस पे, प्रोबेबिलिटीज की बेस पे कैश फ्लोज निकालने तो क्या निकालेंगे? 50 मल्टीप्लाई बाय 0.3, 100,000 इंटू 0.5, 150 इंटू 0.2। ये एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज है ना जो हर साल रहेंगी। नहीं, पहले आपने इसकी प्रोबेबिलिटी से एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली है और उसके बाद आपने इसकी डिस्काउंट करना है। जैसे ये क्वेश्चन अगर आप पूरा पढ़ें, ड्राइलिंग कंपनी इज कंसीडरिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ 460,000 इन अ नॉन करंट एसेट एक्सपेक्टेड टू जनरेट substantial cash inflows over the next years. Unfortunately, the annual cash flow from this investment are uncertain, but the following probability distribution has been established. आपको एनुअल कैश फ्लोज दिए हुए 5 सालों के, कितने दिए हुए? 50,000, 1 लाख और 1,50,000। यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी है? अगर आप इसी को कॉपी कर लें नीचे, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं जी एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज। ये कैश फ्लोज आपको दिए हुए, उसकी हम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे और उसी को हम लेंगे एनुअल बेसिस पे, ठीक है।
0 पॉइंट कितनी थी प्रोबेबिलिटी? 0.3 0.5 और 0.2, राइट। अब मुझे बताएं कैश फ्लोज कितने हैं आपके? 50,000, 50 लाख, 50,000, 1 लाख 1.5 लाख और 1.5 लाख। ठीक है, हर साल हम कितनी कैश फ्लोज लेंगे? 95,000। अगर मैं यहाँ पे लिखूं जी कि हमारी ये जो कैश फ्लोज हैं, ईयर्स लिख लें यहाँ पे, ईयर्स 0, 1, 1 to 5, 5 साल के लिए कांस्टेंट रहेंगे ना, ऐसे ही है। यहाँ पे इसको आप कंट्रोल एक्स कर लें, यहाँ पे 0 कर लें, ये ईयर्स यहाँ पे कर लें, ईयर्स। ठीक है, समझ रहे बात कि नहीं? इसको थोड़ा सा नीचे ले जाएं। ले जी, अब यहाँ पे हम कैश फ्लोज कितने लेंगे? कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम शुरू में? 4,60,000 की, माइनस 460,000 लेंगे। और हर साल आपकी कैश फ्लोज कितनी है? 95,000 की। ठीक है, डिस्काउंट फैक्टर आप लेंगे, कौन सा डिस्काउंट फैक्टर लेंगे जी? 5% है ना। और ये 5वें साल में कितने का बिक रहा है? 40,000 का। 5वें साल में 40,000 का बिक रहा है। यहाँ पे ईयर 5 में जाके 40,000 को सेपरेटली आप लिख लेंगे, राइट। डिस्काउंट फैक्टर कितने परसेंट है? 5% है। तो यहाँ पे आपने ईयर 0 का तो 1 ही होता है, यहाँ पे आप एन्युटी फैक्टर लगाएंगे और यहाँ पे डिस्काउंट फैक्टर लगाएंगे, क्योंकि 5वें साल में आपको अलहदा से कैश इनफ्लो भी आ रही है 40,000 की। तो आखान समझ आ रही है? तो हमने इस एक्सपेक्टेड कैश फ्लो को लेके चलना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी गिवन थी। तो ये आप इसको खुद से कर सकते हैं, अब इसको समझना कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद है जी हमारे सामने इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज हैं वो उसको आप छोड़ दें, जो क्वेश्चन आएगा मैं आपको करा दूंगा। वो कहता है जी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या है। स्ट्रेंथ ये है, जब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू यूज करते हैं तो वी डील विद द मल्टीपल आउटकम्स। देखें, एक ही प्रोजेक्ट की डिफरेंट कैश फ्लोज हो सकती हैं, तो उसको हम एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट किया जा सकता है, सिंपल है और डिसीजन मेकिंग में असिस्टेड करता है। यूजुअली ये जो डिसीजन मेकर्स होते हैं ना, रिस्क एवर्स वाले, वो एक्सपेक्टेड वैल्यू को यूज करते हैं। वीकनेसेस क्या है? सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ठीक है, लॉन्ग रन एवरेजेस हैं, वेरिएबिलिटी ऑफ पे ऑफ्स का मसला आता है कि आपके कितने पे ऑफ्स होंगे। ये सारी चीजें हमने पहले बात की हुई है पीएम के अंदर, ठीक है। मोस्टली द स्टूडेंट्स जो आते हैं ना हमारे पास एफएम के, वो पीएम पढ़ के आए होते हैं, तो इसलिए आपने नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन आपको समझाना है, इसलिए थोड़ा सा मुझे चैलेंजिंग लग रहा है कि आपने चूंकि ये नहीं पढ़ा हुआ। बहरहाल इसको यहां से भी आप समझ सकते हैं। उसके बाद एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज को दोबारा से वो एलैबोरेट कर रहा है। कंक्लूजन्स, थ्योरेटिकली तो यार आएगा तो सही ना पेपर में। चलें, आप यहां तक तो पढ़ सकते हैं कि नहीं? ठीक है, कंक्लूजन आप पढ़ के आना कल, फिर यहीं से ऑनवर्ड चलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये आपके जो हैं चीजें हो गई कंप्लीट, और कल इंशाल्लाह हम इसकी करेंगे प्रैक्टिस, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी की, और इसको वाइंड अप कर देंगे इंशाल्लाह। परसों से हम शुरू करेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को। ठीक है, परसों इज फ्राइडे, तो फ्राइडे को इंशाल्लाह मुबारक दिन। फ्राइडे को क्यों? वो सैटरडे संडे को आ रहा है मेरा ख्याल है।